आप देख रहे हैं कि सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद हैं। वहीं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हमारे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट भी हैं। मैं उनसे भी जानकारी लेंगे कि जिस तरह से जो है महापुरुषों को लेकर के जो भारत में जितने भी महापुरुष रहे, चाहे छत्रपति साहू जी महाराज हो, चाहे राणा सांगा हो, महाराणा प्रताप हो, छत्रपति साहू जी महाराज हो, ज्योतिबा फुले हो, इन्होंने जितने से सब समाज के लिए इन्होंने काम किया। तो ऐसे में लेकर के जो राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है, ये कहाँ तक संभव है? इसकी स्थिति देख ही रहे, संकीर्ण विचारधाराओं से ग्रस्त आज संसद को जिस तरीके से पूरे देश में प्रचारित किया जा रहा है, एक सांसद संपूर्ण सांसदों के बीच में खड़े होकर के जिस तरीके से हमारे महापुरुषों के बारे में उल्टा सीधा गलत बातें की हैं, उस संबंध में एक भी सांसद संसद का खड़ा होकर के वहाँ पे नहीं बोला, न निंदा प्रस्ताव पास करने के किसी ने प्रपोजल दिया। ये लखनऊ वो है जहाँ से सांसद राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, इसके बावजूद उन्होंने भी या किसी और सांसद ने, आसपास के लोगों का, यूपी का भी किसी सांसद ने ये नहीं किया कि वहाँ निंदा प्रस्ताव का कुछ भी होकर माफी मांगे। आज अफसोस इस बात का है, अगर यही स्थिति चलती रही तो इस देश की स्थिति बहुत खराब होगी और नौजवान नहीं छोड़ेगा। हम लोग पुराने आदमी हैं, हम लोग तो थोड़े से विचारों में अपने सौम्यता रखेंगे, लेकिन जो नौजवान है वो बर्दाश्त के बाहर का होगा। रिजल्ट इसका होगा कि पूरे देश में इसका जो नुकसान होगा वो पूरे देश का। तो आप तो एक वकील भी हैं, लेकिन जिस तरह कहा जा रहा है कि देश में एक संविधान को रूप में मानने वाले, संविधान को आप पूजने वाले हैं, लेकिन अगर इस तरह से आंदोलन अगर करेंगे तो ये कहीं ना कहीं एक असंवैधानिक, संसद में बैठ के असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग करके संसद की गरिमा को गिराया गया। इसके लिए सांसद भी खड़े होकर के वहां पे नहीं बोले, सारी राजनीतिक पार्टियों ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, न ही संबंधित पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कभी एक चीज बात बताई, बल्कि इसके बजाय उन्होंने सिर्फ बढ़ावा दिया। हमको तो लगता है कि कहीं न कहीं इंस्टिगेट किया गया प्रॉब्लम खड़ी करने के लिए और मुसलमानों को खुश करने के लिए, एक वर्ग विशेष को खुश करने मात्र के लिए इंस्टिगेट करके उनके माध्यम से ये पूरे देश में अलग जगाने का प्रयास किया गया। जी, ये अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। मैं इनसे भी जानेंगे कि क्या ये कहीं ना कहीं राजनीतिकरण तो नहीं हो रहा है महापुरुषों को लेकर के? आप जो बात कह रहे हैं उस तत्व में बहुत बड़ी बात है, वास्तविकता है कि राजनीतिक व्यक्तियों ने समाज के पूर्वजों को बांटने का काम किया है। ये केवल वोट की राजनीति है, जिस कारण से ऐसा जो है तर्क संगत दिया जाए ताकि हमारा वोट बैंक बैलेंस बन सके, और उस बैलेंस के चक्कर में ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये समाज, क्षत्रिय समाज जो है, ये भारत भूमि क्षत्रियों के रक्त से संचित भूमि है। यहाँ तमाम लड़ाइयाँ लड़ी गई तो क्षत्रियों ने अकेले अपने लिए लड़ाई नहीं ली, सारे सब समाज के लिए लड़ाई लड़ी गई। उस सब समाज को जोड़ने और पालने का काम क्षत्रिय समाज ने किया है, और उसके बीच में कुछ राजनीतिक लोगों ने अपने वोट बैंक के चक्कर में ये विसंगत पैदा करने का प्रयोग किया है कि जो राम जी लाल सुमन जो सांसद है वर्तमान में, और संसद भवन में इस तरह अनुवादित भाषा का उच्चारण किया है, ये बहुत ही गलत है। लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है कि देश 77 साल आजाद हुए हो गया, आज भारत में जो है देश संविधान से चलता है, लेकिन जो भी नेता हैं वो जातियों को विखंडन करने के लिए, धर्मों की लड़ाई लड़ने के लिए, लेकिन विकास के नाम पे जो है कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा। कोई विकास की लड़ाई नहीं लड़ रहा है। वो ये उनका सोचना है कि इस भारत में जितने लोग बसे हुए हैं सबको एक जात में बांट के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए। ये हमारे राजनेताओं की सोच है, लेकिन क्षत्रिय समाज अब जाग गया है, पीछे हटने वाला नहीं है। ये चिंगारी हर जिले वाइज शुरू हो गई है, हर जनपदों में इसकी लड़ाई शुरू हो गई है। जब तक इसका अंत नहीं होगा क्षत्रिय समाज खामोश बैठने वाला नहीं। बिल्कुल देखा जा रहा है कहीं ना कहीं क्षत्रिय समाज के लोग, तो कहीं राजभर समाज के लोग, कहीं महाराजा सुहेलदेव की भी लड़ाई ऐसे समाज में भारत में जगह जगह पे चल रहा है। हमने आपको बताया कि हमको टुकड़ों में बांटा गया है, कहीं राजभर समाज, कहीं ब्राह्मण समाज, कहीं क्षत्रिय समाज, कहीं नाई समाज, कहीं लोध समाज। इसका फायदा राजनीतिक लोग अपने फायदे के लिए ये टुकड़ों में बांटने का काम कर रहे हैं। लेकिन राष्ट्र होता है और राष्ट्र का गौरवमयी एक इतिहास रहा है, और उस राष्ट्र के गौरवमयी समाज को जोड़ने का काम केवल क्षत्रिय ने ही किया है, और इसकी अगुवाई क्षत्रिय समाज कर रहा है कि ऐसा
असंभव है, ये होने नहीं दिया जाएगा, चाहे क्षत्रिय समाज को कितना भी लोहा लेना पड़े, कितनी भी लड़ाई या में कब तक लोग विघटित रहेंगे, कब तक लोग बढ़ते रहेंगे? सम टाइम के अंदर सब खत्म हो जाएगा, सम टाइम के अंदर सारे लोग एक हो जाएंगे, क्योंकि क्षत्रिय एक वर्ग ऐसा है कि हर वर्ग का लोग अपने को क्षत्रिय बनना चाहता है, और हमारा तो निमंत्रण है कि आइए सब हमारे समूह में शामिल हो जाइए। जिस दिन सारे लोग एक समूह में आ जाएंगे, वर्ग ही खत्म हो जाएगा। आप उम्र में काफी बड़े हैं, मैं एक सवाल करेंगे, खास से जो देखा जा रहा है कि सिद्धार्थ का नाम सुना है, और आप जानते हैं सिद्धार्थ ने जो है समाज के लिए और देश दुनिया को लिए एक शांति का संदेश देने के लिए वो बुद्ध का थंब जो है उन्होंने खोज किया, और ऐसे शांति जो उन्होंने एक नारा भी दिया कि मानो मानो एक समान बुद्ध थंब की पहचान। क्या शांति का जो पाठ है अब शुरुआत हो गई, पन्ने पलटना शुरू हो गया है। किसी चीज को शुरुआत करने में थोड़ा समय लगता है, समय लग रहा है, समय बहुत शीघ्र आ जाएगा। वो जो हमारे धर्म ग्रंथ और सनातन की जो बातें हैं अब प्रचारित होने लगी हैं, जो लोग नहीं जानते थे वो भी जानने की कोशिश करने लगे। सब जो हमारे इतिहास के पन्नों को तोड़ा मरोड़ा गया है, अब उनको हम लोग सीधा करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल, मैं वकील साहब से बार इस प्रकरण को लेकर से बात की, संदेश जाना चाहिए कि बुद्ध का जो संदेश था पूरी दुनिया में, भारत ही नहीं कंट्री के लगभग 80 देशों के लोगों ने अपनाया, और समता मूलक समाज पे जो है आज वहाँ जाति धर्म मजहब को लेकर के दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है, लेकिन भारत में ही ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा संदेश भारत में क्यों नहीं लाया जा रहा है? भारत से ही बौद्ध धर्म का पलायन हुआ, जी, यही धर्म का पलायन हुआ। उसका कारण है यहाँ संकीर्णताओं से ग्रस्त। सत्यता यह है कि ब्राह्मणवाद के विरोध में इस धर्म का जन्म हुआ, क्योंकि तमाम तरीके से देश की जनता को लूटने का प्रयास करने के लिए ब्राह्मण समाज ने काम किया, और रिजल्ट इसका ये हुआ कि बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई, और आज भी उसका विरोध अगर कोई करने वाला है तो ये ब्राह्मण समाज, और आज पूरे देश को टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया गया है। अगर दुनिया में यही स्थिति रह गई तो यहाँ से पलायन किया है, और पुनः यहाँ से जो थोड़े बहुत बचे भी हैं वो भी नहीं बच पाएंगे। बौद्ध धर्म की जो शांति का प्रतीक विपासना लाया गया, उन्होंने विपासना लाए, इसके बावजूद भी आप देखते होंगे कि पश्चिमी पूर्वी कंट्री म्यांमार वगैरह, थाईलैंड वगैरह में भी है, कंबोडिया, थाईलैंड, श्रीलंका, हर जगह पे जहाँ कहीं भी शांति के प्रतीक विपासना का भी हुआ, गोयनका भी यहाँ पे लाए। लेकिन कौन क्या कारण है ये नहीं समझ में आ पाता है। यहाँ कौन सी जड़ भारत में है, इसकी जड़ कितनी मजबूत है, ये तो जयप्रकाश नारायण में भारत अपने जीवन में भाषण देते देते सन 1977 के चुनाव में उन्होंने रो दिया था कि कौन सी ऐसी जड़ है जो जातीय जड़ समाप्त ही नहीं हो रही है, और उसके कारण इस देश का पतन हो रहा है, सामाजिक व्यवस्था चरमरा रही है, और आज जातीय व्यवस्था संगठित होती चली जा रही है। जात के आधार पर जिस तरीके से राजनीति खेली जा रही है, इस देश को टुकड़े टुकड़े करने में होगा। एक वर्ग विशेष ने 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, 1947 में देश को बांट देता है, और 47 में जब बंटने के बाद आज देख रहे हैं स्थिति, दो देश बने, पाकिस्तान और बांग्लादेश। गांधी की हत्या का मूल कारण आज भी नहीं बताया जाता, आज भी ये नहीं समझ में आया आज तक कि 5 एक मुस्लिम समाज के लोग शिक्षा मंत्री राष्ट्रीय क्यों रहे, वो कारण क्या था अभी तक नहीं। संविधान के विरोध में कार्य हो रहा है, असंवैधानिक कृत्य है, और संविधान का काम है। संसद में कभी पहले संसद में एडवोकेट्स हुआ करते थे जो कानून बनाते, जो कानून के जानकार होते थे। आज की स्थिति होगी कि कानून के जानकार कानून के स्थल पर नहीं बैठते हैं, बल्कि बाहर बैठते। यही रीजन है कि हमारे संविधान का पतन होता जा रहा है। संविधान का नाम जरूर ले रहे हैं, लेकिन असंवैधानिक कार्य ही हो रहा है, और उसी असंवैधानिक कार्य में की वजह से आज जातियां अलग अलग अपनी की पहचान बना रही हैं। जानेंगे इसका जिम्मेदार, का मूल मंत्र क्या है, जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं। राजनीतिक पार्टियों ने अपने को संभालने के लिए, अपने को प्रफुल्लित करने मात्र के लिए संकीर्ण विचारधारा, असंवैधानिक कार्य, जातीयता और धर्मवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद जो संविधान में मनाही है, उसी को लेकर के ही ये फल फूल रहे हैं। लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है, जब चुनाव आता है तो जो भी पार्टी है चुनाव के लिए अपने बड़े बड़े मैनिफेस्टो के लिए वो वादा करते हैं, बड़े बड़ा बैनर चिपकाते हैं कि मेरी सरकार बनेगी तो मैं ये विकास करूंगा, मेरी सरकार बनेगी तो मैं ऐसी गंगा बहाऊंगा, हम पूरब से पश्चिम गंगा बहा देंगे। लेकिन सरकार बनने के बाद में जो मतदाता है हमारा, जो हमारा वोटर है, जो अपनी उम्मीद लेकर के 5 साल में एक बार मतदान करके चुनता है, क्या यही दिन देखने के लिए? इसके अलावा कोई उसके पास विकल्प नहीं है। आम जनता की स्थिति यह है वो अपनी रोजी रोटी के अलावा कुछ करने में लगी नहीं है।
और नेता जो है ये जनता के द्वारा वोट प्राप्त करने के लिए संकीर्ण विचारधाराओं को लेकर के ही उनसे वोट प्राप्त करते हैं। नाना प्रकार से प्रलोभन देते हैं, जातीयता का आधारित प्रलोभन, पैसे का आधारित, और शराब पिलाना, पैसे बांटना, ये सारी चीजों को एडॉप्ट करके ही नेता अपने को, अपनी पार्टी को ऐसे में समाज को क्या संदेश देना चाहिए? संदेश को हम समाज को देखना चाहेंगे कि हाँ, देना चाहेंगे कि आने वाली पीढ़ियों को अगर बचाना है तो सत्य को सत्य बोले, और साथ साथ ये है कि समाज में जाति विहीन समाज की स्थापना हो, समता मूलक समाज की स्थापना हो, जैसा बहन जी ने भी किया, जैसा गौतम बुद्ध जी का भी वही था। कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो धर्म विशेष के आधार पे ही उनकी सारी सुविधाएं हो। संसद से लेकर जितने भी नियम और कानून बनाए जा रहे हैं, अमेंडमेंट होते हैं, वो असंवैधानिक ही हो रहे हैं। आज भी अभी आप देख रहे हैं असंवैधानिक हुआ, क्योंकि वक्फ बोर्ड भी जो आया वो भी असंवैधानिक 1995 में बनाया गया, जिसमें आम जनता के विचारों के विपरीत कार्य हुआ, सिर्फ एक धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए। वो एक तरह से इस देश के इस्लामीकरण को लाने के लिए ही हुआ। 20 किलोमीटर गलियारा बनाने मात्र के लिए गांधी जी की हत्या की गई, क्योंकि गांधी जी ने उस गलियारा को परमिशन दिया था ये बने कि पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान, तत्कालीन परिस्थितियों में रिजल्ट हुआ, हत्याएं हुई, फिर भी देश क्या हुआ? आज भी वही संकीर्ण विचारधाराओं से ग्रस्त है। कैसे बचेगा देश? संविधान का ज्ञान नहीं, संविधान के बारे में कानून बनाने के लिए संसद में बैठे, इससे संकीर्ण विचारधारा ऐसे गंदी विचारधारा क्या? उसकी कोई चिंता नहीं है, अंगूठा निशानी उनको कोई कुछ नहीं मालूम है, लेकिन वो कानून बनाने के लिए बैठे, विधानसभाओं में बैठे हुए, लूट मची है। ये लूट इस देश को बर्बाद कर रही है, कमीशन खोरी चरम पे है। आज भी यही स्थिति देख रहे हैं, इस सरकार में रहते हुए भी भ्रष्टाचार चरम पे है। थाने से लेकर तहसील से लेकर कोई काम नहीं हो रहा, ये पतन की तरफ जा रहा है। न्याय नहीं है, 4.5 करोड़ केसेज पेंडिंग है, प्रधानमंत्री भी ये बात बोल रहे हैं, लेकिन उसके लिए बजट नहीं है। कौन सा विकास करेंगे? मानसिक विक्षिप्त लोग न्याय नहीं प्राप्त कर रहे हैं, न्याय प्राप्त न कर पाने के का क्या ये विकास हिंसा नहीं है? लेकिन देखा जा रहा है कि जिस तरह से विकास की बात करें तो विकास तो और ज्यादा तो नहीं कर पाए, लेकिन जाति और धर्म को लेकर के इसका विकास तो फल फूल रहा है। बस विकास सब सड़कों से नहीं होता, जाति और धर्म के लिए विकास को अपने वोट बैंक को बनाने के लिए और विकास के नाम पे लूटने के लिए इन्होंने जो धर्म का सहारा लिया, जाति का सहारा लिया, वो हो रहा है। लेकिन संविधान के हिसाब से देश नहीं चल रहा, और इसकी यही स्थिति रही तो प्रतिफल बहुत बुरा होगा आने वाली पीढ़ियों को। बिल्कुल, आपने देखा, आपका एक बार परिचय पुनः जानना चाहता हूँ। मैं अशोक कुमार सिंह, एडवोकेट, हाईकोर्ट लखनऊ, अवध बार का सदस्य हूँ, और केसेस में देखता हूँ तमाम, रिट से लेकर के PIL से लेके आज गैर कानूनी कार्य लिप्त है। सारे IAS वाले भ्रष्ट हैं, सारे सिपाही से लेकर सब भ्रष्ट हैं, परसेंटेज भी पाएंगे आप। भ्रष्टाचार चरम पे है, पैसा चाहिए, लूट चाहिए, आने वाली पीढ़ियों को, जबकि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य अंधेरे में है। आने वाले बच्चे कहाँ जाएं, कैसे क्या करेंगे? 2 तरह की शिक्षा है, 2 तरह का समाज है, 2 तरह के राजनीतिक सोच है। अभी चंद्रशेखर आजाद ने जो है कॉलेजियम को लेकर के उन्होंने सदन में आवाज उठाया है, क्या ये कॉलेजियम को खत्म बंद होना चाहिए या नहीं बंद? कॉलेजियम बंद होना चाहिए, अलोकतांत्रिक होना चाहिए। आज कॉलेजियम अलोकतांत्रिक है और कानून संसद बनाती है, उसको क्वेश्च कर देती है सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स हैं, और उसके लिए कहीं कोई प्रयास किया गया जब हमारे संसद द्वारा, तो देखा आपने पूरे देश में वकीलों ने हड़ताल कर दी, और रिजल्ट इसका यह है कि समझ में नहीं आ रहा, मेरे जैसे व्यक्ति को ये नहीं समझ में आता जो संविधान का, मैंने पॉलिटिकल साइंस में कर रखा है, लॉ किया है, मेरे ये नहीं समझ में आता कि आने वाली पीढ़ियां क्या करेंगी अगर कॉलेजियम सिस्टम में व्यक्तिवादी विचारधारा ही रहेगी। जजेज का लड़का ही जजेज बनेगा, जजेज का लड़का एडवोकेट के बाद जजेज बनेगा, और उसको ज्ञान कुछ नहीं होगा तो करेगा क्या? चरम पे भ्रष्टाचार। 15 करोड़ पाने वाले को गुप्त रूप से जिस तरीके से शपथ ग्रहण कराई गई है, जिस तरीके से शपथ ग्रहण कराई गई, चोरों की तरीके से, ये अलोकतांत्रिक नहीं क्या। इसलिए मेरा ये कहना है कि एक बार पूरी देश में एक क्रांति की जरूरत है और एक अलग संविधान के बनाने की जरूरत है। अगर अलग संविधान नहीं रखा गया तो ये संविधान सड़ांधता का प्रतीक बन चुका है।